हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय पेज एंड चैनल। आज मैंने आपको कहा था कि अपने रेप करने वाले हैं, रेप की कंसेप्ट करने वाले हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए। मेरी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा था, तो अभी नेटवर्क हमने बना लिया है और पीछे अच्छा व्यू भी हमने ऐड कर लिया है। तो अपने क्लास शुरू करते हैं। सेक्शन 375। अगर सेक्शन 375 देखोगे तो वहाँ पे रेप की डेफिनेशन दी गई है और वैसे ही पॉक्सो एक्ट बनाया गया था जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग, जिनकी बच्चों की एज 18 से कम है, उनके रिगार्डिंग अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन वहाँ पे बना दिया, एक सेक्शन, एक एक्ट बना दिया, पॉक्सो एक्ट, जिसमें जो रेप की डेफिनेशन है एज़ इट इज़ सेक्शन अगर 3 और 5 देखोगे तो वो सेम एज़ इट इज़ वहाँ पे डेफिनेशन इसकी दी गई है। तो इन दोनों में ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे 375 में दी गई है और इसकी सज़ा 376 में है और इसके साथ जो बाद में सेक्शन ऐड किए गए उसको मिला के उधर पॉक्सो में इसकी सज़ा जो है सेक्शन 6 में दी गई है, एग्रावेटेड फॉर्म है जो दी गई है। अब रेप का अगर मतलब देखोगे तो ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला है, जिस रेपियो से निकला है। रेपियो वर्ड है जो जिसका मतलब होता है कि टू सीज, फोर्सिफुल सीजर। मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को सीज़ कर लेते हो जब फोर्सिफुली। तो कई जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कहा है कि इट्स अ एक्ट अगेंस्ट प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन और ये उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है और उसकी इंडिविजुअलिटी के अगेंस्ट है। तो मतलब रेप एक बहुत ही हिनस ऑफेंस माना जाता है हमारी सोसाइटी में। और अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखोगे तो काफ़ी चीज़ें इससे रिगार्डिंग हुई हैं। जैसे अगर 1983 में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इसमें अमेंडमेंट्स हुई थी इससे रेप लॉ के रिगार्डिंग अगर देखोगे तो एक मैं आपको केस बड़ा इम्पोर्टेंट बताता हूँ जो जिसने रेप लॉ में काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी थी। इसको समझने के लिए, इसके लीगल इम्प्लीकेशन को बताने के लिए सोसाइटी में इसको थोड़ा सा अपने देखेंगे। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस था। इसमें हुआ क्या था, ये एक महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन में एक लेडी के साथ रेप किया गया था। तो लेडी का नाम था मथुरा। तो इस केस को मथुरा केस भी कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि उसका भाई अबडक्शन की रिपोर्ट लिखाता है उसकी, अपनी बहन की कि मेरी बहन को किसी ने उठा लिया है। तो जब उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है, गांव में आ जाती है, तो उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। तो वो अकेली पुलिस स्टेशन में जब जाती है तो वहाँ पे एक कांस्टेबल उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद मतलब रेप क्या, उसको ऐसी सरकमस्टांसिस में धकेल देता है कि वो खुद ही अपना जो है उसकी पैसिव जो है उसकी पैसिव कंसेंट है वो दे देती है, जिसके कारण वो जो कांस्टेबल है उसके साथ रेप करता है। और जो एक तुकाराम होता है, तुकाराम भी उसका अटेम्प्ट करता है रेप का। तो बाद में ट्रायल कोर्ट में जब ये केस जाता है तो ट्रायल कोर्ट इसमें जो है वो कन्विक्ट कर देता है कि उसमें जो सरकमस्टांसेस हैं ऐसे थे। ट्रायल कोर्ट का ये कहना था कि सरकमस्टांसेस ऐसे थे जिसमें जो लेडी की कंसेंट है वो हमें उस लेवल की नहीं जांचनी होगी जिस लेवल की कंसेंट एक्चुअल में आप डिक्शनरी का मतलब देखते हुए देखोगे। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको ओवररूल्ड करके और सेशन कोर्ट ने इसको अक्विट कर दिया था और हाई कोर्ट ने इसको कन्विक्ट कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर अक्विट कर दिया था तुकाराम और इसके साथियों को, और कहा था कि ये क्योंकि उसके लेडी के बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस का कोई निशान नहीं है और इसीलिए ये उसकी अपनी खुद की कंसेंट थी, क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि वो वहाँ पे
दूसरे कांस्टेबल्स या अपने भाई की या किसी और की वो हेल्प ले सकती थी, लेकिन उसने नहीं हेल्प ली। तो इसका मतलब वो खुद कंसेंटिंग पार्टी थी, तो जिसकी लोगों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने। तो बाद में 1983 में 114 ए सेक्शन जोड़ दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसकी कंसेप्ट को थोड़ा चेंज किया गया। एक्चुअल में क्रिमिनल लॉ में होता क्या है कि अगर कोई भी एक्ट आप करते हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहती है कि आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती है। तो बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन के सिर्फ ये रहती है कि इसने जो ये एक्ट किए हैं उसके एविडेंस देता है, तो उसके बाद डिफेंस के ऊपर जो बर्डन रहती है वो उसने प्रूव करनी होती है। और कंसेंट के रिगार्डिंग, लेडी की कंसेंट के रिगार्डिंग ये बर्डन पहले प्रोसिक्यूशन के ऊपर थी कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करनी थी कि ये कंसेंट के साथ नहीं हुआ है, लेकिन वो अब कंसेप्ट चेंज करके डिफेंस के ऊपर डाल दी गई है 114 ए सेक्शन के तहत कि डिफेंस को ये प्रूव करना है, अक्यूज्ड को ये प्रूव करना है कि वो प्रूव करे कि ये जो कंसेंट है वो विशिएटेड या आपकी वैलिड कंसेंट थी। तो कोर्ट इसको प्रिज्यूम करके चलेगा कि जो कंसेंट है लेडी ने वो नहीं दी थी इस एक्ट के लिए, आपको प्रूव करना है, अक्यूज को प्रूव करना है कि वो कंसेंट वैलिड कंसेंट थी। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसके बाद कई चीज़ें अगर देखोगे तो हथरस रेप केस है जो अभी आया है, उन्नाव केस इससे पहले आया था, और वो दिल्ली जो गैंग रेप है उसके रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें हुई थी, दिल्ली में एजिटेशंस हुए थे और बाद में वो लॉ चेंज किया गया। अब दिल्ली रेप केस के बाद 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, अमेंडमेंट होने के बाद काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई है। 375 को और वाइड कर दिया गया है, जो जिसमें जो अननेचुरल सेक्स था वो भी ऐड कर दिया गया है। और 2000 उसके बाद 18 में एक और अमेंडमेंट कर दी गई है, जैसे वो मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रेप केस हुआ था, जो एक छोटी बच्ची के साथ 7 साल 8 साल की बच्ची थी वो, उसके बाद इसमें और इसको स्ट्रिंजेंट कर दिया, इसकी पनिशमेंट को स्ट्रिंजेंट कर दिया है कि अगर कोई गैंग रेप वाले केसेस होते हैं उसमें क्या सज़ा रहेगी, उसमें पहले जो सज़ा थी वो ज़्यादा कर दी है अब। और अगर रेप की डेफिनेशन को देखें तो इसमें 4 तरीके से 4 मोड बताए गए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वर्ड मैन डिफ़ाइन है, मैन यूज़ किया गया कि एक मैन ही वोमेन के साथ रेप कर सकता है, वोमेन वोमेन के साथ नहीं कर सकती है, और मैन के साथ रेप नहीं हो सकता है। तो मैन रेप कर सकता है। तो जो इसमें एक्टर्स रिया है जो वो 4 तरीके से हैं। तो पहला जो है वो आप पेनिट्रेट से कर सकते हो, इंसर्ट करके कर सकते हो कोई चीज़, या मैनिपुलेट करके कर सकते हो, या आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड को अप्लाई करके भी कर सकते हो। तो इसमें 4 तरीके से किया जाता है, और 4 तरीके से आप या तो लड़की के एनल के साथ करते हो, यूरेथ्रा के साथ करते हो, या वजाइनल करते हो, या ओरल करते हो। ये चारों चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो पहले अगर देखोगे 377 में ये जो एनल और ओरल वाला पार्ट था उधर था, लेकिन अब ये 375 में भी डाल दिया गया है। तो अब इसको और वाइड कर दिया गया, और इसके साथ अब देखिए ये जो मैंने आपको बताए हैं कि ये 4 तरीके में या तो आप उसके साथ करते हो या उसको कहते हो अपने साथ करने के लिए। मेरे पास एक केस आया था जब मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में था, तो उसमें एक छोटा बच्चा था जिसकी एज करीब रही होगी 15 साल, और अक्यूज़्ड जो मतलब जुवेनाइल था, जिसने उसके साथ एक्ट किया था, उसकी एज रही होगी 17 से 17.5 साल। उसने क्या किया था, उस लड़के के साथ, विक्टिम के साथ, उसको अपने कमरे में लेके गया और उसको अपनी उसका जो विक्टिम को कहा था उसको अपनी एनल के ऊपर
माउथ अप्लाई करने के लिए। तो जब ये केस हमारे पास पहुंचा तो क्वेश्चन ये उठा कि इसमें, क्योंकि जो जुवेनाइल है, जुवेनाइल ने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया है उसके ऊपर, विक्टिम के ऊपर, लेकिन विक्टिम को कहा है उसने अपने पार्ट के ऊपर माउथ अप्लाई करने के लिए। तो क्या ये रेप की डेफिनेशन या पॉक्सो एक्ट जो है सेक्शन 3 या जो सेक्शन 5 है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिसकी सज़ा सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट में है। तो अगर रेप की डेफिनेशन देखोगे तो उसका क्लॉज 4 है जो ये बताता है कि आप अप्लाई करते हो, खुद अप्लाई करते हो या उसे कहते हो अप्लाई करने के लिए, या अपने ऊपर या अक्यूज़्ड के ऊपर भी। तो ये उस डेफिनेशन में इंक्लूड है। तो सारे क्लॉजेज़ को आपने इस तरह से ही देखना है, आप करते हो या करवाते हो अपने साथ, या उसको कहते हो अपने साथ कराने के लिए। जो लेडी है, लेडी को आप अपने किसी ऐसे ऑर्गन के ऊपर वो आपके माउथ अप्लाई कर रही है, या फिर जो फिंगर वगैरह कुछ ऐसा डाल रही है या फिंगरिंग कर रही है, तो वो सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड कर ली गई। तो इस डेफिनेशन को वास्ट कर लिया गया है। तो इसको इस तरह से देखना है। जो मैनिपुलेट वाला जो क्लॉज है वो जनरली उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये सेक्शन, इस क्लॉज का मतलब क्या है। इसमें मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप किसी की मसाज करते हुए या उसको इस तरह से उसकी बॉडी को मैनिपुलेट कर रहे हो कि वो कंसेंट देने के लिए राज़ी हो जाए, मतलब वो उसको अंदर से मैनिपुलेशन निकले आए, तो उसके कारण अगर वो ऐसा कुछ करती है तो वो भी रेप की डेफिनेशन में आ जाएगा। और आप 7 तरीके से कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगेंस्ट हर विल है और अगेंस्ट हर कंसेंट है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब देखिए, जो विल पार्ट होती है, जो विल हमेशा एक्सटर्नल चीज़ होती है और कंसेंट होती है वो इंटरनल होती है। जनरली इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में ये डिफ़ाइन किया था विल और कंसेंट में फ़र्क क्या है। विल का मतलब है जैसे जो अगेंस्ट विल होगी, इतने अच्छे व्यू में क्लासेस, थैंक यू सर, मिस्टर लेगा। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि दिलीप सिंह वाले केस में जो इसमें डिफरेंस बताया था विल और कंसेंट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां अगेंस्ट विल होगी वहां पे अगेंस्ट कंसेंट हमेशा होगी। उसका कारण है, अगर मान लीजिए अगर कोई इंसेन लेडी है या उस टाइम वो इंटॉक्सिकेशन में थी, उसके साथ, या वो सो रही है, मतलब इस लेवल का सो रही है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये हमेशा उसकी विल के अगेंस्ट है, क्योंकि और ये उसकी कंसेंट के भी अगेंस्ट है। देखिए, इसमें उसकी विल तो हो सकता हो, मान लो जाग जाए और उसको वो इंटाइस हो जाए या ऐसा, विल के अगेंस्ट तो है। विल तो इसमें दे रही है, लेकिन उसकी कंसेंट के अगेंस्ट है। कंसेंट इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि उसकी माइंड डिस्क्रिशन जो है उसकी माइंड की, वो उस तरह का लेवल वो अप्लाई नहीं कर पा रही है। तो इसको इस तरह से आपने देखना है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे आपने सरकमस्टांसिस बना दिए, जैसे तुकाराम वाले केस में ऐसे आपने सरकमस्टांसिस बना दिए, वो लेडी ने अपनी विल है, जो विल उसकी ये है कि वो एक्चुअल में नहीं करना चाहती, लेकिन वो कंसेंट दे रही है, तो उसका मेंटल लेवल है वो एक्ट करने के लिए नहीं माना जा सकता, लेकिन उसकी बॉडी है वो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रही है। तो ये अगेंस्ट विल और अगेंस्ट कंसेंट मान सकते हैं इसको। हो सकता है कि उसमें कंसेंट रही हो लेडी की, लेकिन वो अगेंस्ट विल हो सकता है। और ये हो सकता है कि अगर उसकी अगेंस्ट विल है तो हमेशा रहेगा कि उसकी कंसेंट के बिना है। तो आपको इस तरह से चीज़ें देखनी है। और उसके बाद वो बाकी वाले क्लॉज है वो बड़े आसान से हैं। वो आपने पहले जो डेफिनेशन थी, जो पहले पुराने वाले रेप केस की, ये सारी डेफिनेशनें ये जो क्लॉज हैं सारे वही हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, वो आपको अच्छे से देखनी है। जैसे मैंने आपको
अगर देखोगे तो इसमें 2 एक्सेप्शन और 2 एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है। और जो इसका थर्ड क्लॉज है वो कहता है विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज़ ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन और एनी पर्सन इन होम शी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। मतलब आप कंसेंट ले रहे हो और वो कंसेंट या तो फियर से है, डेथ का फियर है या हर्ट का, उसको या किसी और को आप फियर डेथ का और हर्ट का देते हो, उससे कंसेंट ले रहे हो, तो ये वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और उसमें अभी अगर करते हो तो वो रेप ही माना जाएगा। और उसके बाद फोर्थ क्लॉज है, जब फोर्थ क्लॉज ये है कि कोई बंदा किसी लेडी के पास जाता है और बंदे को पता है कि ही इज़ नॉट अ हस्बैंड ऑफ डैट लेडी, और लेडी को ये पता नहीं रहता है, और लेडी मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको अगर अपनी कंसेंट देती है मतलब अपना हस्बैंड मानते हुए, बंदे को पता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन लेडी को ये लग रहा है कि ये मेरा हस्बैंड है और उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो ये रेप ही माना जाएगा, ये वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ये कहता है क्लॉज। उसके बाद फिफ्थ क्लॉज ये कहता है कि अगर आप इंटॉक्सिकेशन में हो और जहाँ आपने कुछ ऐसी चीज़ें लेडी को दे रखी हैं या लेडी ने ले रखी हैं जो जिससे वो अपने माइंड की डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं कर रही है, तो उसमें या उसका ऐसी स्टेज में है जिसमें माइंड की वो डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं कर सकती है, तो उसमें अगर वो कंसेंट मिलती है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी और उसमें वो रेप के लिए आप चार्ज किया जा सकता है आपको। उसके बाद सिक्स्थ जो है 18 साल वाला जो है, 18 साल से अगर कोई भी कम लेडी होगी तो वो रेप ही माना जाएगा, इवन दो वो वैलिड कंसेंट है। और बाकी जो चाहे वो विद विल है, विद कंसेंट है, वो सारी चीज़ें साथ में हैं। तो लेडी के साथ अगर 18 साल से आपने छोटे से कर लिया तो उसकी कंसेंट इमटेरियल रहेगी, उसको यही माना जाएगा कि इसने कंसेंट नहीं दी है, तो उसमें आपके ऊपर ये रेप का चार्ज लग सकता है। सेवन्थ क्लॉज है कि शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। मतलब ये है कि वो एक वेजिटेटिव स्टेट पे है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो रखा है या वो मेंटली उस लेवल की नहीं है कि वो वैलिड कंसेंट कम्युनिकेट कर पाए, तो उस स्टेज में अगर वो आप करते हो तो वो माना जाएगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी। क्योंकि जनरली इस ऐसे केसेस में अगर आप अरुणा शानबाग वाला केस देखोगे तो उसमें वो इस स्टेज पे थी, वेजिटेटिव स्टेट पे थी, कि वो उसका माइंड है तो वो माइंड कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था कि किसी भी चीज़ के लिए, वो चाहे वो कंसेंट है, चाहे वो अपना खुद का खाने पीने का है, वो उसको ये भी नहीं पता लग रहा था कि उसको क्या खाना है, क्या मांगना चाहिए, क्या कुछ लेना चाहिए, तो वो एक वेजिटेटिव स्टेज पे थी। तो इस मौके पे अगर आप उसकी कंसेंट को अज्यूम करोगे तो वो कंसेंट दे ही नहीं पाती और ना वो दे सकती है। तो कई बार ऐसी स्टेज होती है कि बंदा ग्रीवियस हर्टली बेड पे होता है और ग्रीवियसली इंजरी उसको ऐसी होती है, तो स्टेज पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो उसमें आप अगर उसके साथ कोई ऐसा एक्ट करते हो जो रेप की डेफिनेशन में इंक्लूड है, तो आपके ऊपर रेप का चार्ज लगाया जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 में वजाइना का जो डेफिनेशन दी गई है, जो लेबिया मेजोरा का कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, एक माउथ, वजाइना और एनल और यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो पार्ट होता है जो जिसमें जनरली अगर लेडीज़ है जो अगर वजाइना का पार्ट देखोगे तो इसमें लेबिया मेजोरा और लेबिया मनोरा 2 पार्ट होते हैं। लेबिया मनोरा वो पार्ट होता है जहाँ से लेडीज़ हैं जो वो वॉशरूम करती हैं, मतलब वो पी करती हैं, तो वो वाले पार्ट को भी अगर आप जो अगर डेफिनेशन देखोगे उसमें चीज़ें हैं, अगर आप पेनिट्रेट करते हो या इंसर्ट करते हो या अपना माउथ अप्लाई करते हो या मनुपुलेट करते हो उसको, तो सारी चीज़ें वो रेप में मानी जाएगी। तो यहाँ पे वजाइना का सिर्फ डेफिनेशन दी गई है कि लेबिया मेजोरा को, तो कंसेंट है एक्सप्लेनेशन 2 में डिफाइन है। उसके बाद प्रोवाइज़ो दिया गया है कि प्रोवाइज़ो जो अगर कोई लेडी फिज़िकल रेसिस्ट नहीं करती है पेनिट्रेशन के टाइम, तो उसको ये नहीं समझा जाएगा कि उसकी एक ये कंसेंटिंग पार्टी है वो। तो ये सर्कमस्टांसेस बताएंगी कि वो कंसेंट उसकी कैसी थी, विशिएटेड कंसेंट थी, वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में ली गई है, फियर ऑफ इंजरी में ली गई है, इंटॉक्सिकेशन में ली गई है। तो वो सेक्शन 90 के साथ में जोड़ के आप देख सकते हो।
और इसमें जो मैन वर्ड है ना, जो आप देखोगे रेप में, ए मैन इज़ सेड टू कमिट रेप, मैन की डेफिनेशन आपने जो है सेक्शन 10 में देखनी है, और जिसमें एनी एज का मैन हो सकता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 82 एंड 83। 83 को भी आप एग्जामिन कर सकते हो कि अगर उसका उस लेवल का मेंटल लेवल है अक्यूज़ का, या जुवेनाइल आएगा उसमें, तो उसमें सफिशेंट मेच्योरिटी थी, तो उसमें भी आप उसके ऊपर ये चार्ज लगा सकते हो। लेकिन सेक्शन 82 ऐसा है जो 7 साल से नीचे वाले बच्चों को इससे छूट देता है कि आप वो जो है वो जनरल एक्सेप्शन है, वो उसमें वो रेप नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद इसकी 2 एक्सेप्शन हैं जो मेडिकल प्रोसीजर को बताती है कि ये अगर मान लो ये 2 फिंगर टेस्ट है जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में दिया गया है कि अगर वो कंसेंट को मतलब लेडीज़ को पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस इसने कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो 2 फिंगर टेस्ट है जो जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है कि इट्स अगेंस्ट अ प्राइवेसी ऑफ वुमेन। क्योंकि अगर कोई लेडी मतलब वर्जन भी है और उसके साथ अगर कोई पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है या पेनिट्रेट उस लेवल का कर देता है जो सेक्शन में अपनी इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिल कर देता है, तो मतलब स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन इज़ सफिशेंट, उस लेवल तक वो कर देता है जिससे उसका जो है लेबिया मजोरा, वो जो हाइमन है वो इंटैक्ट रहता है, फिर भी आपके ऊपर रेप का चार्ज लगाया जा सकता है और रेप आपके ऊपर लग सकता है। तो 2 फिंगर टेस्ट है जो वो अगर जो वर्जिन लेडीज़ हैं जिनका हाइमन अभी इंटैक्ट है, मतलब हाइमन अभी टूटा नहीं है, और उसके ऊपर अगर आप 2 फिंगर टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये उसकी प्राइवेसी और उसकी सेक्सुअल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई मेडिकल इंटरवेंशन करके कोई ऐसा आप इसका हल निकालिए जिससे ये साइंटिफिकली इस चीज़ को एग्ज़ामिन किया जा सके कि ये रेप है या नहीं है। क्योंकि ये डबल जो फिंगर टेस्ट है ये अभी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, ये डॉक्टर्स अभी नहीं कर सकते रेप या कंसेंट को ध्यान देने के लिए, मतलब ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस लेडी ने कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद एक्सेप्शन नंबर 2 है जो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उसमें केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैरिटल रेप है, जो मैरिज के बाद जो लेडीज़ हैं, जो इसमें पहले जो क्लॉज ये था कि अगर 15 साल से वो नीचे की लेडी है और उसकी शादी हो रखी है और शादी के बाद अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो वो अगर उसकी एज 15 साल या 15 साल से ज़्यादा है तो वो रेप नहीं माना जाता था, और उससे अगर 15 साल से कम एज है तो उसको रेप कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन उसके लिए कॉग्निजेंस पार्ट था वो 198 सेक्शन सीआरपीसी का, आप देख सकते हो कि वो ही कंप्लेनेंट होगा जो अगर कौन कंप्लेनेंट हो सकता है उस केस में। ये नहीं है कि बाकी रेप केसेस में कोई भी कंप्लेनेंट हो सकता है क्योंकि इट्स ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। लेकिन मैरिटल रेप में अगर 15 साल से कम, मैं पहले वाली बता रहा हूँ सिचुएशन, ये जो इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से पहले वाली सिचुएशन, कि अगर 15 साल से छोटी एज की कोई लड़की है और उसके साथ उसकी शादी होती है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो उसमें कंप्लेनेंट कोई भी नहीं हो सकता। उसमें कंप्लेनेंट जो होंगे वो 198 सीआरपीसी में डिफाइन है, वो ही कंप्लेनेंट होंगे अगर कोई कंप्लेंट इसके रिगार्डिंग देना चाहता है। तो उसको आप 198 के साथ आप देख सकते हो कॉग्निजेंस कैसे कोर्ट लेगा और कॉग्निजेंस कब बार्ड रहेगा। उसके बाद अब जो सिचुएशन ये है कि 18 साल से नीचे वाली कोई भी लेडी होगी, वो अगर कंप्लेंट देना चाहती है कि उसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसका पति उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप कंसीडर किया जा सकता है। उसका कारण है, देखिए, अगर आप चाइल्ड की डेफिनेशन देखोगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, पॉक्सो एक्ट में, या दूसरे किसी और लॉज में, तो चाइल्ड का मतलब यही होता है कि 18 साल से कम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो
sexual intercourse or sexual act by man with his own wife not being a 15 year is not rape. एक्सेप्शन नंबर 2 में इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 42 जो पॉक्सो एक्ट में है उसका ये कहना है कि जो अगर कोई भी ऐसा लॉ जहाँ पे चाइल्ड को या ऐसे लॉ को डिफ़ाइन किया गया है जो पॉक्सो एक्ट से डेरोगेटरी है, तो पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर प्रवेल करेगा। तो चाइल्ड की डेफिनेशन वहाँ पे है, तो यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन इसको समझाने की कोशिश की गई है, इसीलिए पॉक्सो एक्ट इसके ऊपर प्रवेल करेगा। इसीलिए चाइल्ड की जो डेफिनेशन वहाँ से ली जाएगी और वहाँ पे लेते हुए तो वो 18 साल वाली कंसेप्ट लगेगी। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको रेप कंसीडर किया जाएगा। तो आपको इस तरह से चीज़ें देखनी है। और बाकी जो अब आता जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्या वो उनके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है रेप का या अटेम्प्ट टू रेप का? तो इसमें काफ़ी जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर आप अटेम्प्ट टू रेप नहीं लगा सकते। हाँ, आप आउटरेज मोडेस्टी वाले जो सेक्शन है 354 वो अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते, उनको आप देख सकते हो। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या उसने असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की है फॉर पर्पस ऑफ आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन करते हुए, तो वो देखे जा सकते हैं। या सेक्सुअल हरासमेंट वाले जो 354A है वो देखा जा सकता है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप इम्पोर्टेंट पर्सनस के ऊपर नहीं लग सकता है। अब क्वेश्चन दूसरा उठता है, क्या एक लेडी को कॉमन इंटेंशन में या गैंग रेप में इंडल्ज उसको आप क्रिमिनली लायबल ठहराया जा सकता है? तो इसमें प्रिया पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ MP की एक जजमेंट है, वो ये कहती है कि लेडीज़ आर नॉट लेडीज़ क्या है कि वो रेप नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए उनकी कॉमन इंटेंशन नहीं बन सकती है, और कॉमन इंटेंशन ना बनने से वो उनके ऊपर आप गैंग रेप या कॉमन इंटेंशन वाला कोई भी रेप के साथ सेक्शन नहीं आप देख सकते। तो उनके ऊपर अबेटमेंट टू रेप का चार्ज लगाया जा सकता है सेक्शन 109, क्योंकि अगर देखोगे तो अबेटमेंट में जो बंदा अबेट कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैपेबल हो काम करने के लिए। तो जो काम कर रहा है एक्चुअल में या अबेट कर रहा है वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा कैपेबल हो काम करने के लिए। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी और इसमें कंसेप्ट है बड़ी इम्पॉर्टेंट जो आपको समझनी है। जैसे अभी जो कपल्स होते हैं, जो पहले उनकी कंसेंट रहती है एक लंबे समय तक और बाद में वो रेप में चेंज हो जाता है वो केस, उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाते हैं, वो लेडीज़ हैं वो रेप उनके ऊपर लगा देती हैं। तो 70% जो केसेस हैं अभी मैं जो कोर्टों में देख रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफ़ी डायरेक्शंस दी हैं। और दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला एक केस है बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई लेडी सफिशेंट मैच्योरिटी में और वो पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी होने के बाद अगर वो कंसेंट देती है ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ मैरिज इवन दो, तो ये आप बाद में अगर उनकी मैरिज नहीं हो पाती है और सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं कि मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाती, मतलब या वो इंटरकास्ट में थे या उनका जो सोशल बैकग्राउंड तो वो थोड़ा सा दोनों का सेम नहीं था, या कुछ और रीज़न साथ में ऐड हो गए हैं, या पहले भी थे जो लेडी को पहले पता था, तो उसमें वो रेप आप उसके ऊपर लड़के के ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते। तो चीटिंग के सेक्शन है वो देखे जा सकते हैं। जैसे वो 415 का जो सेकंड वाला जो पार्ट है, मैंने अगर 415 अगर आपने पढ़ा है, मेरी क्लास सुनी है, तो 415 के 2 पार्ट हैं। पहले वाला से नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप एग्ज़ामिन कर सकते हो। चीटिंग उस बंदे के ऊपर लग सकती है कई बार अगर सिचुएशन ऐसी है तो, और ये रेप नहीं कंसीडर माना जाएगा। और मैंने बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं और इसमें कुछ रह नहीं गया है।
अब रेप और कंसेंशुअल इंटरकोर्स में हमेशा फ़र्क यही रहेगा कि रेप में जो कंडीशंस हैं वो ये तो रेप की डेफिनेशन में जो फॉल हो रही हैं वो तो फुलफ़िल होंगी। इसके साथ जो चीज़ें अगर 1995 में देखोगे तो जैसे गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो डायरेक्शंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने दो ही चीज़ें देखनी है, एक तो ये कि वो लेडी कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, और दूसरा कि मेडिकल जो है एविडेंसेस हैं कि उसके साथ ये हो चुका है। तो बाकी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप बंदे को लायबल ठहराया जा सकते हो। लेकिन दीपक गुलाटी में ये सिचुएशन टोटली चेंज हो गई है। अब पहले प्रॉमिस टू मैरिज करके अगर कोई बंदा किसी लेडी की कंसेंट लेता है और कंसेंट लेने से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या ऐसी एक्ट करता है तो वो लायबल ठहराया जा सकता था। लेकिन अब ये थोड़ी सी कंडीशन और चेंज हो गई है। इसका कारण है क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 डाला गया है और आर्टिकल 13 है। 368 कहता है कि आप अगर देखोगे तो लॉ शुड बी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अगर 368 देखोगे तो। लेकिन आर्टिकल 13 कहता है कि सोसाइटी शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। तो जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाएगी, लॉ अगर अमेंड नहीं हुआ है तो लॉ की इंटरप्रिटेशन हमने ऐसे करनी है कि वो सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें उससे। तो अगर हमें देखें कि आज की सिचुएशन, सोसाइटी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये जो आज जो कंसेंटिंग कपल्स हैं वो जो 18 साल जिनकी उम्र है, जो वो अपनी मर्ज़ी से कोई अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। और ये कोई ये पहले और अब की सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आ गई है। और वो अगर अपना कपल चूज़ करते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो ये अब इसको रेप कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोसाइटी उस लेवल की आगे बढ़ चुकी है। और आपकी जो मेंटल स्टेटस है और मेंटल जो आपकी जो सोच है वो उस लेवल की बढ़ चुकी है। आप क्योंकि एजुकेशन से वो चीज़ें सारी चेंज हो चुकी है। आप अपने सारी चीज़ों को कंसीडर करके अपनी कंसेंट दे सकते हो। कंसीडर करके आप सारी सिचुएशन को फाइनलाइज करके आप इस एक्ट के लिए राज़ी होते हो या नहीं होते, ये आप अपनी तरीके से देख सकते हो। तो सिचुएशन टोटली अभी चेंज हो गई है। तो अभी इसमें ऐसा कोई लॉ आया नहीं है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस को अलग रख लें तो। लेकिन अभी जो दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और उसके बाद वाली जो जजमेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, रेप की कंसेप्ट को। तो उसके बाद एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अगर 377 देखोगे उसमें सारी चीज़ें तो आप कवर कर दी हैं। जो 377 में वो 376 में चली गई है। उसके बाद नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस आया, उसने ये कह दिया कि कोई कंसेंट के साथ अगर अननेचुरल सेक्स कर रहा है तो ये वैलिड है, उनकी कंसेंट अगर है। आप उनको तंग नहीं, इस ऐसे कपल्स को आप तंग नहीं कर सकते हो, चाहे वो गेज़ हैं चाहे वो कोई भी हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन होना किसी का भी, ये उसकी आर्टिकल 21 में उसको सेफ गार्ड देता है कि आप ऐसे, आपके ओरिएंटेशन ये हो ज़रूरी नहीं है कि सबके सेम हो, आपके अलग हो सकते हैं। तो ये सेक्सुअल प्राइवेसी, सेक्सुअल इंटीग्रिटी और इसके पार्ट हैं। और ये राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी के भी पार्ट हैं आर्टिकल 21 में। तो आप इस कंसेंटिंग कपल्स हैं या कंसेंटेड जो कपल्स हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस लेवल का जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जो अभी भी ओवरलैपिंग होती है, वो वाली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो एक लेडी है जिसकी मैरिज हो रखी है, जिसकी उम्र 20-25 साल है, मतलब 18 से ऊपर है, और वो उसके साथ उसका घर जो हस्बैंड है उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता है और बाद में वो चली जाती है कंप्लेंट देने कि मेरे साथ इन्होंने अननेचुरल सेक्स किया है। तो क्योंकि जो अगर देखोगे तो ये मैरिटल रेप तो है नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है या 18 साल है। तो 377 में वो सिचुएशन एक हो सकती है, उसको आप एग्जामिन कर सकते हो। इससे 377 अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है।
तो इसमें मैंने काफ़ी सर्च की है, तो इसमें कई जूरिस्ट का ये कहना है कि इसमें 377 भी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये आप अडल्ट ये आप क्रूयलिटी का पार्ट मानते हो। लेडी है वो आप आपसे वो डिवोर्स ले सकती है। तो इसको थोड़ा सा आप अपने तरीके से इसको जज करें, अब इसको सोचें। और क्योंकि ये एक सिचुएशन ही रह गई है जो 377 में कवर होती है, बाकी सिचुएशन जो है इसमें से निकल चुकी है। क्योंकि अगर कोई 18 साल से ऊपर वाली लेडी है, उसके साथ अगर आप अननेचुरल करते हो तो वो ऑलरेडी रेप में डाल दिया है, तो वो क्यों 377 में जाएगी। तो इसीलिए ये एक सिचुएशन जो मैंने बताना आपको ज़रूरी समझा कि ये एक सिचुएशन रह गई है जो अभी भी 377 में है। तो बस्टियलिटी और वो वाले तो है ही हैं, मतलब अगर आप जानवर के साथ करते हो या वो वाला पार्ट है वो अभी तो 377 में है, वो वैलिड पार्ट है। लेकिन दूसरा पार्ट है जो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक क्लास और लूँगा जिसमें 377 का इम्प्लीकेशन आपको बताऊँगा। जो पीछे वाली जो जजमेंट्स थी, जैसे सुरेश कौशल वाली जजमेंट्स है, वो बताऊँगा इसमें क्या क्या हुआ था। और इसको नवतेज सिंह जौहर के साथ जोड़ के देखेंगे। और इसमें रेप केस को जो नए वाले जो सेक्शन ऐड हुए हैं अमेंडमेंट के साथ 2013 2018 के बाद, वो देखेंगे। और उसके बाद इसको और एक्सप्लोर करेंगे विद लेटेस्ट जजमेंट्स। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेरा पेज शेयर करते रहिए। और थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने मेरा पेज शेयर किया है और लगातार करते आ रहे हैं। और क्योंकि ये फ्री क्लास है, मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और इसका बेनिफिट लें। और आज मैं यहाँ पे चिकमंगलूर में हूँ और यहाँ पे ये आप पीछे कॉफ़ी के जो बाग हैं वो देख सकते हो। और ये बड़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, बड़ी ठंडी जगह। मैं कॉफ़ी के बाग के अंदर ही हूँ और यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है मुझे आपके लिए। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट।